brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। इजराइल हमास जंग 5वें दिन भी जारी है। तबाही का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ में बढ़ रहा है जंग का दायरा। 10 अक्टूबर को लेबनान और सीरिया से गोलाबारी की खबर सामने आई। उधर हमास ने वेस्ट बैंक के लोगों को हमले के लिए उकसाया है। अभी तक युद्ध गाजा में केंद्रित था, लेकिन जानकार कहते हैं अगर वेस्ट बैंक में लड़ाई शुरू हुई तो ये थर्ड इंतिफादा में बदल सकता है। इंतिफादा का अर्थ होता है उथल पुथल या विद्रोह। इजराइल के संदर्भ में इंतिफादा का मतलब है वेस्ट बैंक और गाजा में हिंसक प्रोटेस्ट और दंगों की श्रृंखला। ऐसा पहले 2 बार हो चुका है, 1987 से 1993 के बीच पहला, जबकि 2000 से 2005 के बीच दूसरा इंतिफादा हुआ। इनमें दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग भी उसी तरफ बढ़ रही है। तो आज हम जानेंगे क्या तीसरा इंतिफादा शुरू हो चुका है, गाजा के आम लोगों को कैसे बचाया जाएगा और इजराइल हमास युद्ध में अब तक क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले अपडेट्स आपको बता देते हैं। इजराइल में मरने वालों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है। गाजा में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 8000 से अधिक लोग घायल हैं। गाजा के बाद उत्तर की तरफ भी गोलाबारी की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल के उत्तर में लेबनान है, वहां के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे, कहा हम अपने लोगों की मौत का बदला ले रहे हैं। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में भी बमबारी की। गाजा में लगभग 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उन्होंने यूएन के स्कूलों में शरण ली है। बिजली, पानी, भोजन और ईंधन की सप्लाई बंद होने से उनका जीना मुश्किल हो गया है। गाजा की कुल आबादी है 23 लाख। महज 5 दिनों की बमबारी में 10% लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये लड़ाई जारी रही तो नुकसान की बस कल्पना की जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यानी कि UNRWA गाजा में खाना बांट रही थी, लेकिन हमले की वजह से उसके सेंटर्स बंद हैं, जिसके कारण इस हफ्ते करीब 5 लाख लोगों को राशन नहीं मिल पाया। 10 अक्टूबर तक 1 लाख लोगों तक ब्रेड डब्बा बंद खाना बांटा गया है। इसके स्केल को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आम लोगों को गाजा छोड़कर जाने के लिए कहा था, लेकिन इजराइल ने 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स को ब्लॉक कर रखा है। तीसरी रफा क्रॉसिंग इजिप्ट की तरफ खुलती है। 10 अक्टूबर को वहां भी बमबारी की गई। रफा से आने वाले ट्रकों को वापस लौटना पड़ा। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर से पूछा, गाजा में कहीं से मदद क्यों नहीं आ पा रही? जो देश फिलिस्तीन के हिमायती बनते हैं वे पहल क्यों नहीं कर रहे? सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे करीब जो देश है गाजा से वो इजराइल और इजिप्ट है, और दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। एक रफा बॉर्डर है जिससे गाजा इजिप्ट से जुड़ता है, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड बॉर्डर है और इजिप्ट और इजराइल में एक पीस और नॉर्मल रिलेशंस हैं। अब जहां तक इजिप्ट की मदद की बात करें, इजिप्ट हमेशा से डी एस्केलेशन मीडिएशन का रोल प्ले करता रहा है। पिछले जितने भी इजराइल और हमास में वॉर हुए उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल डी एस्केलेट करने में इजिप्ट ने प्ले किया है। अभी भी इजिप्ट कोशिश कर रहा है कि डी एस्केलेट करने की एक तरह से पहल इजिप्ट ने ले ली है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें इजिप्ट के लिए या किसी भी दुनिया के देश के लिए, जैसे ईरान एक देश है जो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करता है, हमास को भी सपोर्ट करता है, वेपन सप्लाई करता है, ट्रेनिंग देता है उनके फाइटर्स को, बट आप देखें इस ईरान ने भी एक तरह से अपना हाथ धो लिया है और कहा है कि हमने प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह की कोई हमारा रोल नहीं है, हमने मदद नहीं किया है। दूसरी कोई कंट्रीज जो है वो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करती हैं, उनके कॉज को सपोर्ट करती हैं, बट हमास को सपोर्ट नहीं करती है। दूसरा देश जो हमास को सपोर्ट करता है थोड़ी बहुत, वो कतर है या थोड़ी बहुत तुर्की है। उसके अलावा कोई भी दुनिया का देश हमास को सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये एक इस्लामिस्ट मूवमेंट है और एक मिलिटेंट वायलेंट मूवमेंट है। इसमें कभी भी वायलेंस को मना नहीं किया है। दूसरी बात ये कि इसराइल के कंप्लीट एनहाइलेशन की बात करता है। वो ये कि इसराइल को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है, और इसराइल को एग्जिस्ट करने का राइट नहीं है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के देश जो है वो हमास को एक लेजिटिमेट एक्टर नहीं मानते। तो कोई किसी भी देश के लिए अभी के टाइम में हमास के पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में आना
जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरब या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर वगैरह ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि पैलेस्टीनियन कॉज को भी देखा जाना चाहिए, पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए। बट हमास के सपोर्ट में किसी ने नहीं कहा है, एक्सेप्ट हिजबुल्लाह और कुछ और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस रीजन में। हूती मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इसराइल पे कुछ अटैक भी किए हैं, रॉकेट अटैक्स। बट उसके अलावा कोई भी कंट्री अभी के सिचुएशन में हमास को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कुछ मीडिएशन करके डी एस्केलेट करने की बात कही जा रही है, बट वो तभी हो पाएगा जब इसराइल इस बात के लिए तैयार हो। और आप एक कंट्री जो जिसपे अभी अभी अटैक हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हम 9/11 की बात करें, वो 2011 सितंबर 2001, तो फिर वॉर ऑन टेरर हुआ, उसके बाद एक लंबा झगड़ा चला। अब उसका कंक्लूजन क्या हुआ वो सब एक डिबेट की बात है। बट इमीडिएट रिएक्शन किसी भी मिलिट्री पावर का होता है टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज एनी थ्रेट एंड देन टेक रिवेंज। ये एक नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी है, स्टेट मेंटालिटी है। दूसरी कंट्रीज भी इसी तरह से बिहेव करते हैं। इसराइल भी की हिस्ट्री रही है कि वो बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड फोर्स यूज करता रहा है फॉर डिटरेंस। तो अभी हम अगर देखें तो बहुत कम चांसेस हैं कि इमीडिएटली कोई डी एस्केलेशन हो जाएगा। कुछ ना कुछ टाइम लगेगा बिफोर कुछ डी एस्केलेशन की बात हो या कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में मेडिकल सर्विस पूरी तरह बंद हो सकती है। फिलिस्तीन ने इजराइल पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। गाजा का इकलौता पावर प्लांट ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल गुप्त तरीके से उनका नरसंहार करना चाहता है। इजराइल के हमले में कम से कम 6 फिलिस्तीनी पत्रकारों की भी मृत्यु हुई है। हमास के अटैक में कम से कम 17 ब्रिटिश और 14 अमेरिकी मारे जा चुके हैं। कुछ अमेरिकी नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इन सबके अलावा अमेरिका की तरफ से भेजे गए हथियारों की पहली खेप इजराइल पहुंच चुकी है। अब आपको बताते हैं डिप्लोमैटिक मंचों पर क्या चल रहा है। अमेरिका लगातार इजराइल के संपर्क में है। उसने आम लोगों को बाहर निकालने के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा, आप भी सुनिए। So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. The loss of innocent life is heartbreaking. Like every nation in the world, Israel has the right to respond, indeed has a duty to respond to these vicious attacks. Let me say again, to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. Our hearts may be broken, but our resolve is clear. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 12 अक्टूबर को इजराइल का दौरा करने वाले हैं। वो एकजुटता जताने की कोशिश करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले ये अमेरिका की नीतियों का नतीजा है। इजराइल हमास जंग पर ये उनका पहला बयान है। ईरान ने कहा हमास के अटैक में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो कोई इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है हम उनका सलाम करते हैं। हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन में चल रहे प्रोजेक्ट्स को बंद करने की मांग चल रही है। यूरोपियन यूनियन गाजा में सबसे ज्यादा पैसा देता है। ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने गाजा की पूर्ण नाकेबंदी की आलोचना की है। कहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। ये तो रही अब तक की अपडेट्स। अब लार्जर कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लेते हैं। जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी हिंसा होनी शुरू हो गई है। अगर वेस्ट बैंक में लड़ाई हुई तो युद्ध लंबा खिंचेगा। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का दूसरा प्रांत है। ये इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसा हुआ है। वेस्ट बैंक में हमास के विरोधी फतह का नियंत्रण है। फतह अभी तक युद्ध में नहीं कूदा है। हालांकि हमास ने सभी फिलिस्तीनियों को युद्ध में शामिल होने के लिए कहा है। वेस्ट बैंक में इसका असर दिखाई देने लगा है। 12 अक्टूबर को प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए। कई जानकारी ये कह रहे हैं कि एक थर्ड इंतिफादा की शुरुआत है। लेकिन इंतिफादा आखिर होता क्या है और पहले 2 इंतिफादा में क्या हुआ था? पहला इंतिफादा 1987 में शुरू हुआ था। 25 नवंबर 1987 की रात 2 फिलिस्तीनी लड़ाकों ने उड़ान भरी। दक्षिणी लेबनान से ग्लाइडर्स के सहारे वे इजराइल में घुसे। उनके पास भारी भरकम हथियार मौजूद थे। एक तो अंदर घुसते ही मारा गया, लेकिन दूसरा एक मिलिट्री बेस में घुसपैठ करने में कामयाब रहा। जब तक वो मारा जाता उसने 8 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी थी। इस घटना को नाइट ऑफ द ग्लाइडर्स के नाम से याद किया जाता है। इस घटना के बाद वेस्ट बैंक और गाजा में दंगे होने शुरू हुए। फिलिस्तीनियों ने हड़ताल की।
पेट्रोल बमों से हमला किया गया, इजरायली हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इजराइल ने मिलिट्री भेजकर बदला लिया। ये चक्र 1993 तक चला। इसमें लगभग 200 इजरायली मारे गए, जबकि फिलिस्तीन के 1600 से अधिक लोगों की मौत हुई। 1993 में यासिर अराफात के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO और इजराइल के बीच ओस्लो अकॉर्ड्स पर समझौता हुआ। दोनों पक्षों के बीच शांति की कोशिशें होनी शुरू हुई, तब जाकर हिंसा कम हुई और पहले इंतफादा का अंत हुआ। दूसरे इंतफादा की जड़ पहले वाले में ही छिपी हुई थी। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों तरफ ऐसे लोग थे जो एक दूसरे से समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। इजराइल में 1995 में प्रधानमंत्री यित्जहाक राबिन की हत्या हो गई। नई सरकार फिलिस्तीन को रियायत देने के पक्ष में नहीं थी। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में अराफात और PLO को मुसलमानों का दुश्मन बताया जाने लगा। कट्टरपंथी गुटों का उभार हुआ। वे इजराइल से रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। फिर आया 2000 का साल। PLO और इजराइल के बीच चल रही बातचीत टूट गई। इसी समय इजराइल के विपक्षी नेता एरियल शेरोन अल अक्सा कंपाउंड में समर्थकों के साथ घुसे। मुसलमानों के लिए अल अक्सा तीसरी सबसे पवित्र जगह है, मक्का और मदीना के बाद। शेरोन की हरकत से फिलिस्तीनी नाराज हुए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो इजरायली सैनिकों ने फायरिंग की। इसके बाद प्रोटेस्ट की सीरीज शुरू हुई। इस दफा फिलिस्तीनी गुट ज्यादा हिंसक थे। उन्होंने आत्मघाती हमलों और रॉकेट्स का सहारा लिया। 2005 तक ये लड़ाई चलती गई। इस दौरान आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। सेकेंड इंतिफादा में 1000 इजरायली जबकि 3000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई। 2005 में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप खाली करा दी। फिर वहां हमास की लीडरशिप पनपी। हमास ने इजराइल पर हमले जारी रखे, जिसके बाद इजराइल ने वहां ब्लॉकेड लगा दिया। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने फुल ब्लॉकेड का फैसला किया है। हमने एक्सपर्ट से पूछा, पहले 2 इंतिफादा ने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को कैसे प्रभावित किया है। सुनिए उन्हें। पहला इंतफादा 1987 से तकरीबन 1993 तक चला और दूसरा इंतफादा, जिसको अल अक्सा इंतफादा कहते हैं, वो 2000 से स्टार्ट हुआ था और तकरीबन 2005 तक, करीबन 5 साल। और ये दोनों इंतफादा का बहुत ही एक सबसे पहली बात तो ये कि कैजुअलिटीज की बात है कि कितनी लोगों की जानें गई। तो दोनों इंतफादा में काफी लोग, बहुत पैलेस्टीनियन साइड से भी तकरीबन पहले इंतफादे में 1500 लोग और दूसरे इंतफादे में 3 से 4000 लोग, और इजरायली साइड से भी पहले इंतफादे में 250 के आसपास लोग और दूसरे इंतफादे में भी तकरीबन 700-800 लोगों की जाने गई। तो सबसे पहले ये बात समझना चाहिए कि किसी भी वायलेंस का एक इमीडिएट इफेक्ट वो होता है, वो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, जिसमें लोगों की जाने जाती हैं। आम लोग जो इनोसेंट लोग हैं, जो डायरेक्टली कॉम्बैटेंट्स नहीं हैं, सोल्जर्स नहीं हैं, उनकी जाने जाती हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं। तो ये एक बहुत ही अहम बात है। दूसरी बात यह है कि किस तरह से इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है, जिसमें एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कही जाती है, उसको एक तरह से पीछे ढकेल देने की तरह समझा जा सकता है कि किसी भी तरह का सॉल्यूशन अगर उसमें उभर कर आ सकता था तो वो वायलेंस और इस तरह की जिसको कहते हैं कि आम कत्ले आम होना एक तरह से कहें, तो उस तरह की सिचुएशन अगर हो जाए तो उससे रिजोल्यूशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले इंतफादा का खत्म जो एक एंड पॉइंट था वो ये कि ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, जिससे एक उम्मीद उभरी थी कि जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन एक रियलिटी बन जाएगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब इजराइल एक तरफ और एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा। 2000 में अगेन जब ये नहीं हुआ तो फिर से पैलेस्टीनियन अपराइजिंग हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग हुई, टेररिस्ट अटैक हुए, बस पे इजराइल में अटैक हुआ और भी बहुत तरह की चीजें हुई, जिसकी वजह से फर्दर अगर कोई इम्प्रूवमेंट होना था रिजोल्यूशन में किसी तरह की सिचुएशन में तो वो नहीं हुआ। तो 2 चीजें बहुत अहम है। एक तो ये कि चांसेस ऑफ रेजोल्यूशन कम हो गए कॉन्फ्लिक्ट की, और नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, नंबर ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इंक्रीज्ड इन 2 इंतफादा। क्या अभी चल रही जंग को तीसरे इंतिफादा की शुरुआत माना जा सकता है? क्या जल्दी युद्ध रुकने की कोई उम्मीद नजर आ रही है?
देखिए, मैं पहले जो दो इंतफादा हैं और अभी जो वॉर चल रहा है उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा। इंतफादा जो है वो एक मास मूवमेंट की तरह उभरा था, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइज तरीके की एक अटैक नहीं किए गए थे। ये स्पोरेडिक अटैक्स थे जो, और इनिशियली द आइडिया वाज के प्रोटेस्ट हो, एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हो, जिसमें लोग हर तरह से प्रोटेस्ट करें कि ऑक्यूपेशन को हम नहीं मानेंगे, इजरायली ऑक्यूपेशन। अभी जो सिचुएशन है उसको हम पिछले इसराइल और हमास में एक तरह से 2008 से देखें तो ये पांचवी लड़ाई है इसराइल और हमास की। इससे पहले 2008 में, फिर 2010 में, फिर 2012 में, फिर 2014 में, और अभी हाल ही में 2021 में, ये 4 या 5 बार पहले इससे एक वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन चली है, जिसमें या तो हमास अटैक करता है, उसको इसराइल रिटेलिएट करता है, या इसराइल किसी बात पे अटैक करता है और हमास रिटेलिएट करता है, फिर ये एस्केलेट होके एक बड़ा वॉर बन जाता है। तो अभी हम जो सिचुएशन देख रहे हैं ये अब तक का पिछले 10-12 साल का, या एक तरह से कहें तो जब से 1973 वॉर के बाद इसराइल और अरब कंट्रीज में कोई वॉर नहीं हुई है, तो उसके बाद से देखें तो ये अब तक का सबसे बड़ा वॉर की तरह एस्केलेट होने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और वो चांस इसलिए है क्योंकि हमास ने जो अटैक किया है वो एक बहुत बड़ा इसराइल पे अटैक किया है। अब उसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट सबसे अहम बात यह है कि अटैक जो है वो सारी दुनिया ने ऑलमोस्ट को कंडेम किया है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, क्योंकि बेनिहत्ते लोगों को टारगेट किया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया, जो लोग घर में थे, जो लोग कहीं पार्टी कर रहे थे, स्कूल में थे बच्चे, तो डायरेक्टली उनको अटैक किया गया। ये कॉम्बैटेंट्स को या ओनली मिलिट्री पोस्ट्स को अटैक नहीं किया गया। तो ये एक, उसको रिटेलिएट करने के लिए इसराइल अब एक लामबंदी कर रहा है, जमीनी कार्रवाई, ऑलरेडी एयर हमले चल रहे हैं गाजा में, और इसराइल ने कहा है कि कंप्लीट सीज कर देंगे, कि ना पानी पहुंचेगा, ना गैस पहुंचेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, ना खाना पहुंचेगा। तो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज अ सीरियस, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है ये मामला। दूसरा मामला ये है कि ये एक मेरे हिसाब से एक मेजर वॉर की तरह, जिसमें बहुत सारे लोग हो सकता है अपनी जान गंवाएं। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास लोग ऑलरेडी इसमें कैजुअलिटी हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। तकरीबन 1200 इसराइलीज ने अपनी जानें गंवाई हैं। उसके अलावा तकरीबन 8 से 900 लोग पैलेस्टाइन में, गाजा में मर चुके हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही मेजर वायलेंट एक्ट की तरह है, वॉर है। और ये कब खत्म हो पाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। सर्टेनली इससे एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उभर कर आएगा पैलेस्टाइन का। एक और बहुत अहम बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि हमास की के इस एक्शन ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को, किसी चीज को पहुंचाया है, किसी को पहुंचाया है, तो वो पैलेस्टीनियन कॉज को पहुंचाया है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।